सिंपल सा सवाल कि क्या चांद पर आज की तारीख में रहना संभव है? क्या वहां ऑक्सीजन है? इसको लेके आपके पास क्या जवाब है? नहीं, आज की तारीख में तो रहना संभव नहीं है। कोई नहीं कहेगा कि आज की तारीख में रहना संभव है, क्योंकि मगर ये जरूर है कि पानी है। और चाइना ने एक लिमिटेड एक्सपेरिमेंट किया था जिसके उन्होंने कुछ समय के लिए कुछ पौधा उगाया था। तो अगर वो एक तरह से वो लाइफ फॉर्म हो गया, लेकिन वो लाइफ फॉर्म और ह्यूमन लाइफ फॉर्म में बहुत फर्क है। बट ऐसा यही सब पता करना है कि वहां पे क्या है, किस तरह का माहौल है, क्या हैबिटेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि मुझे लगता है कि सर ऑक्सीजन तो चाहिए। अगर वो इंसान वहां रहने लायक अपने आप को समझता है तो सबसे पहले तो वहां ऑक्सीजन चाहिए। अगर चांद के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है तब हम इस सवाल पे अपना हम इतना माथा क्यों, दिमाग क्यों लाए, जूझते क्यों रहें? ठीक है, हम वहाँ नहीं रह सकते हैं, इनहैबिटेट नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो आपने कहा कि वहाँ जो मिनरल्स हैं हम उसका फ़ायदा, रेयर अर्थ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा सवाल कि अगर रहने लायक नहीं बनता है तो क्या वहाँ जो रिसोर्सेज हैं जिसकी जानकारी लगातार, चाहे वो नासा की तरफ से हो या इसरो की तरफ से हो, लगातार इसको पता करने में वो जुटे हुए हैं कि वहाँ क्या कुछ मिनरल्स हैं और उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके क्या हम उसको धरती पर ला सकते हैं, उसका किस तरह का यूज हो सकता है? दूसरा सवाल सर कि क्या अगर वहाँ पे अगर हम सफलतापूर्वक नासा की तरफ से भी, चाइना की तरफ से भी, इसरो की तरफ से भी हम वहाँ पे जा पा रहे हैं, हम वहाँ पे लॉन्च कर पा रहे हैं अपने सैटेलाइट्स को, अपनी चीज़ों को, क्या चांद का उपयोग हम एक लॉन्चिंग पैड की तरह की धरती से चांद पे गए और चांद से फिर डीप स्पेस में जाने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म की तरह रोल प्ले कर सकता है? पहली बात तो ये है कि हमें ये नहीं पता है कि हमें ऑक्सीजन वहां पर पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है, और उस ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हम सही तरह नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर माना गया है कि ऑक्साइड्स की वहां पर प्रेजेंस है। तो ऑक्साइड्स, जो मिनरल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस है। अगर मिनरल के ऑक्साइड्स की प्रेजेंस है तो चाहे वो जितना भी प्रतिशत हो, 30% हो, 40% हो, लेकिन वो ल्यूनर क्रस्ट में है। तो अगर वो है तो इसके बारे में हम जरूर ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इतनी ऑक्सीजन है कि ह्यूमन सस्टेन कर सके कि नहीं कर सके। तो ये हम पता करने की जरूर कोशिश करेंगे। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मिनरल्स है, रेयर अर्थ्स है, जिस तरह से हमको वहां पे पता है कि मिल रहे हैं, और जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उस टेक्नोलॉजी में हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि द कॉस्ट ऑफ माइनिंग द मून इज गोइंग टू बी प्रोहिबिटिव। तो उसको ये देखना पड़ेगा कि हम क्या यहाँ से कर सकते हैं, क्या हमारे पास अर्थ में है और क्या हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो हम उसको आगे की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरा सर सवाल ये भी था कि क्या हम उसको एक लॉन्चिंग पैड की तरह डीप स्पेस में जाने के लिए उसका भी यूज कर सकते हैं, मून को? हाँ, वही जैसे मैंने कहा आपसे पहले भी कि अगर हम मून तक पहुंच सकते हैं तो वो डीप स्पेस में हमारा पहला एक ऐसा पड़ाव होगा जिससे हम आगे की तरफ, जैसे मार्स में जा सकते हैं, इंटरस्टेलर मिशंस कर सकते हैं, इंटरप्लैनेटरी मिशंस कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर सूरज की प्रोब करनी है, जैसे कि एक हम सोच रहे हैं आदित्य प्रोग्राम्स जी, तो आधा रास्ता तो हमारा, आधा तो नहीं खैर, लेकिन काफी रास्ता तय हो गया अगर हम मून से उसको लॉन्च करते हैं। लेकिन मून पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो ल्यूनर डे है वो है 14 दिन का। वो बस 14 दिन ही आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि 14 दिन के बाद जो ठंड हो जाती है वो -300 तक चली जाती है। वो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू स्टे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वहां पे नहीं रह सकते आप -300 या 200 के अंदर। ऐसे में रतन सर, जब हम कहते हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं कि हम चाह रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाना साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे, हमारा सारा फोकस, हमारा सारा जोर दक्षिणी ध्रुव पे ही क्यों है? अगर मिनरल्स ही हमें खोजने हैं, रेयर अर्थ्स ही खोजने हैं, तो क्या वो बाकी मून के और दूसरे पार्ट्स में नहीं है क्या? हमारा सारा फोकस दक्षिणी ध्रुव पे ही क्यों है? क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में वो ज्यादा क्लाउडी एरिया है, और जो ज्यादा क्लाउडी एरिया है वहां पर आपको वहीं पे पानी आपको मिल सकता है। और वहां पे जो सतह है, वो सतह का जो कॉम्पोजिशन होगा वो उस जगह से डेफिनेट
अलग होगा जहां पे ज्यादा सूरज आता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और नॉर्दर्न और इक्वेटर के पास तो हमने काफी अमेरिका ने भी, रूस ने भी लैंडिंग की है, वहां से वो लेकर के भी आए हैं सैंपल्स, रॉक्स भी लेकर के आए हैं। लेकिन इतना ज्यादा अभी कुछ पता नहीं लग पाया है कि उसमें कुछ ऐसी चीज है जिससे हमारा फायदा हो सके, जबकि दक्षिण ध्रुव में समझते हैं कि ऐसे हमारे काम के फायदे की मतलब की चीजें हैं। इसीलिए अब सारी कंट्रीज दक्षिण ध्रुव की तरफ जा रही है। हालांकि सक्सेसफुल कोई नहीं हुआ, सिर्फ 3 ही कंट्रीज हुई, लेकिन इजराइल ने भी ट्राई किया, जापान ने भी ट्राई किया, यूएई ने भी ट्राई किया, और अब हम कर रहे हैं। ठीक है, एक सर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि अगर जैसा कि आपने कहा कि बाकी पार्ट्स में हमें उतना कुछ नहीं मिले, अब सबका जो फोकस है वो दक्षिण ध्रुव की तरफ है, बंद मुट्ठी है, सबके इंटरेस्ट है कि उसमें पता नहीं क्या मिल जाए। अगर खुदा ना खास्ता अगर उसमें भी हम कामयाब नहीं हो पाते हैं, या हमें हमारे मतलब की चीज़ें साउथ पोल से भी नहीं मिल पाती हैं, तो क्या ये जो तो मिशन है चाइना की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, भारत की तरफ से, वो बंद हो जाएंगे आने वाले दिनों में? ये आपने सही बोला कि ये आपने कहा कि उत्तरी ध्रुव में कुछ मिला नहीं, बाकी जगहों पे कुछ मिला नहीं, एक उम्मीद की किरण बची है साउथ पोल। अगर वहां से भी नहीं मिला तो जितने सारे जो पैसे खर्च करके वैज्ञानिक और तमाम इक्विपमेंट्स को भेजे जा रहे हैं, फिर तो बंद हो जाने चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कि हमें मिला नहीं कुछ, हमें मिली है वहां पे चीजें, मिनरल मिले हैं, हमें वहां से डिस्कवरीज की हैं हमने। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है साउथ पोल की, वो ये है कि ये ऐसा इलाका है जो सोलर इल्यूमिनेशन और सोलर रेडिएशन से थोड़ा दूर रहता है। इसलिए यहाँ का जो थर्मल प्रोफाइल होगा वो नॉर्दर्न और इक्वेटोरियल रीजन के थर्मल प्रोफाइल से, माफ कीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी के इसके अनुवाद की, नहीं बोलिए सर, नहीं आ रहा है, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं सर। तो थर्मल प्रोफाइल वो अलग होगा। और ये भी माना गया है कि अगर पानी है तो हाइड्रोजन तो होगा ही, और अगर हाइड्रोजन और पानी है तो H2O, बिल्कुल ऑक्सीजन भी होना चाहिए। जी हाँ, ऑक्सीजन भी होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ऑक्साइड्स भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है ये हमको नहीं पता। हमको ये नहीं पता है कि जो वहां पे क्रेटर्स हैं, उस क्रेटर्स के अंदर कितना पानी है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वाटर, व्हाट इज द यूजेबल वाटर है कि नहीं है वो। तो ये सब अगर हम पता करेंगे तो ये पता करने से हमको ये पता लगेगा कि वहां पे बाद में हम कुछ उगा सकते हैं, कुछ वहां पे ह्यूमन लाइफ या प्लांट लाइफ सस्टेनेबल है नहीं है, जो वहां पे रिसोर्सेज हैं अपार्ट फ्रॉम द मेटल्स एंड मिनरल्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी अबंडेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन रतन सर, हमसे तो ज्यादा तकनीक के मामले में आगे अमेरिका है, और आपने कहा इजराइल भी वहां पे प्रयास कर चुका है। इतने सारे मिशन होने के बावजूद भी कि हम क्यों नहीं एग्जैक्ट पता कर पाए हैं कि आखिर चांद पे है क्या, खासकर साउथ पोल? हमें पता है हाइड्रोजन है, हमें पता है ऑक्सीजन है, हमें पता है सिलिकॉन है, हमें पता है कैल्शियम है, हमें पता है मैंगनीज है, हमें पता है थोड़ा बहुत टाइटेनियम भी है। लेकिन अभी तक कितने मिशन हुए? अब लास्ट मिशन देखिए, लास्ट मिशन हमारा ही था चंद्रयान का, उसके पहले तो कोई सक्सेसफुल मिशन हुआ नहीं। और अब अमेरिका नेसा प्लान कर रही है मैन ऑन द मून के लिए। तो मैन ऑन द मून अगर जब नेक्स्ट मिशन प्लान होगा तब हम ये देख पाएंगे वहां पर कि अगर 2 या 3 दिन रहे वो लोग, 4 दिन रहे, तो वहां से क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, क्या ला सकते हैं। दूसरा, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्री कर सकता है। आपको इसके जो रिसोर्सेज चाहिए वो तो या तो आप पूलिंग करिए, जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो उसमें CNES है, जर्मन स्पेस एजेंसीज हैं, UK, सब लोग मिलके पूल इन करते हैं रिसोर्सेज। या फिर आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कीजिए, जो अमेरिका का मॉडल है। या तीसरा एक मॉडल ये है कि जब सारे कंट्रीज मिलके काम करते हैं, और उसमें हमने एक आर्टेमिस अकॉर्ड होती है, एक हमारा आपको पता ही होगा, हमने साइन भी किया अमेरिका के साथ इस अकॉर्ड को। जी हाँ, तो हमने अमेरिका के साथ, अमेरिका ने इसकी अगुवाई करता है, 26 देश है इसके अंदर। तो अगर हम मिलके काम करेंगे तो जितनी नॉलेज हम एक कंट्री लेके के आएगी, उससे ज्यादा नॉलेज तो 26 कंट्री और जब मिलके काम करेंगे तब करके आएंगे। तो वो हम आर्टेमिस अकॉर्ड से भी हमको फायदा होगा। अभी इमीडिएट फायदा तो गगनयान में ही हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी हमको फायदा होगा उससे।
जो नॉलेज हम लेकर के आएंगे अब हम उनसे शेयर करेंगे, वो हमसे शेयर करेंगे। जैसे मैंने बताया सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्साइड्स है, बट और कितनी मात्रा में है, क्या है, कितना उसको यूज कर सकते हैं, माइन कर सकते हैं, इकोनॉमिकली माइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सब चीजें तो जितना आप जाएंगे। रतन सर, मेरा एक सवाल और है कि अभी हम चाइना से ही अगर हम इंपोर्ट करके कुछ चीज़ें ला रहे हैं, हमारी कंपनियां ला रही हैं, और हम इधर कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हम तो जो चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं अपने ही इसी प्लैनेट से, अमेरिका से या बाकी देशों से, हम कहते हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा है, महंगा है, इसलिए उस प्रोडक्ट को बनाने में चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जब हम चांद से लाएंगे तो सर वो तो आउट ऑफ पॉकेट, माने कोई सोच ही नहीं सकता कि इतनी महंगी चीज़ें हो जाएंगी, कैसे उसका हम यूज़ कर पाएंगे और आम लोगों के लिए कैसे उसका यूज हो पाएगा? मुझे इस सवाल का एक सबसे पहला जवाब यही आता है, जब इनसैट सीरीज शुरू हुई थी, जब हमने इनसैट सीरीज भेजी थी अपनी बना करके, या उससे पहले आर्यभट्ट में भी जाइए, तो लोगों ने कहा था ये तो हमारे देश में लोगों को खाने को नहीं है, हम आर्यभट्ट बना रहे हैं, इनसैट बना रहे हैं, इससे क्या फायदा, हम दूसरे लोगों से डेटा ले सकते हैं, उससे हमारा क्या फायदा होगा। हमारा फायदा ये है कि आज हम चंद्रयान कर रहे हैं। तो इसमें आत्मनिर्भरता की बहुत आवश्यकता है, चाहे वो हम कहीं से इंपोर्ट कर रहे हों या हम कुछ लोगों के साथ, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ जब आप मिलकर काम करेंगे, सिविल एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो आगे से जो भी निकल करके आएगा वो हमें हमारे भले के लिए होगा, दिस इज फॉर श्योर। और दूसरी रही बात